सुबह बखैर नाजरीन, आपका खुश आमदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हस्बे वादा आपके सामने आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के आज के शुमारे में जहां हमारी नज़र जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है। सलामती सूरत हाल में इस वक्त जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। और कुछ और मामलात हैं सियासत के बगैर भी जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की नशस्त में ज़रूर हम मंशियात के ख़िलाफ़ जो जंग हम छेड़ चुके हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज एक और पहलू उस बड़ी खबर का आपको बताएंगे जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल हम आपके सामने रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात तो क्या अच्छा है, क्योंकि ये आग इतनी भयानक है कि इस पर काबू पाने के लिए हम सब ने सपारा होना होगा। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज आपसे वादा कि आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त होगा जब हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी। आज मुकम्मल तौर पर उसका एहतमाम किया गया है कि आपकी फ़ोन लाइन्स भी फ़ोन लाइन्स पर आपकी आवाज़ को सुना जाए, आपके मसाइल को सुना जाए और हुकूमती इदारों तक उसके भी पहुँचाया जाए। तो फटाफट से प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं। मेरे साथ ज़हूर लोलाबी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे, आपकी यादाश्त को ताज़ा करेंगे और उसके फ़ौरन बाद उन छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनके लिए आप बेताब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा, खबर तह तक हमेशा आपके सामने रहता है। तो बराबर बने रहिएगा 10 बजे तक इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, माजी में क्या कुछ हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज 25 जुलाई है, साल 2024, जमेरात का दिन है। लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है आलमी और कौमी सतह पर एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 25 जुलाई 2007 में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली खातून सदर बन गई। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आज का दिन अहम माना जाता है हिंदुस्तान में, क्योंकि प्रतिभा पाटिल पहली खातून सदर बन गई थी मुल्क की। और आज के दिन 1813 में भारत में कश्तियों की दौड़ का पहला मुकाबला कोलकाता में मुनक्कद हुआ। शुरुआत आज के दिन हुई थी 1813 में कोलकाता से। और आज के दिन 1954 में सिकंदर मिर्जा ने बंगाल में पहले थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 2017 में आज के दिन 25 जुलाई को गुजरात में सैलाब आया था, जिससे 70 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, कई लोग बेघर हुए थे। और 1978 में आज के दिन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश टेस्ट ट्यूब के जरिए हुई थी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। आज से करीब 24 बरस कबल 2000 में पेरिस में एयरपोर्ट पर कांकड़ तैयारी का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 113 अफराद हलाक हुए थे, कई लोग जख्मी हुए थे। 1679 में आज के दिन फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान जंग किया। जंग की शुरुआत इन दो मुल्कों के दरमियान आज के दिन हुई थी। और फिर 1909 में आज के दिन मजदूरों ने बार्सिलोना शहर में बगावत शुरू की, हुकूमत के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1938 में आज के दिन फलस्तीन के बाजार में 2 बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 62 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा लोग इन अलग अलग बम धमाकों में जख्मी हुए थे। और आज के दिन 1994 में उर्दन और इसराइल के दरमियान 46 साल से जारी जंग खत्म हुई थी। अमन का मुआहिदा हुआ था। अमन की शुरुआत आज के दिन इन दो मुल्कों के दरमियान हुई थी। और फिर आज के दिन 2010 में विकीलीक्स ने अफ्रीका अफगानिस्तान जंग के 75,000 खुफिया दस्तावेजात शाया किए थे। और सबसे बड़ा लीकेज ये माना जाता है तारीख में इसकी, ये भी आज ही के दिन हुआ था अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान। और फिर आज ही के दिन 1984 में रूस से ताल्लुक रखने वाली सुवेतेलिया नौसेकियाज दुनिया की पहली खातून खलाबाज बन गई। ये एजाज़ इन्होंने आज अपने नाम हासिल किया और दुनिया की पहली खातून जो है खलाबाज वो ये आज बन गई थी। तो ये थे माजी के अहम वाक़ात
जो हमने एक एक करके आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, क्या कुछ हुआ है माजी में। अब सीधा खबरों पर चलेंगे और बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, और सबसे पहले बात मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता दिखाई दे रहा है। श्रीनगर और जम्मू में गर्मी का जोर लगातार बरकरार है और आइंदा दिनों में भी इससे कोई राहत मिलने का इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 दिन तक फिलहाल ये हीट वेव बराबर जारी रहेगी। 3 दिन तक मजीद गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। श्रीनगर और जम्मू में दर्जा हरारत 35.6 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इस दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। आपको बता दें कि एक दहाई के अंदर जुलाई के महीने में यानी रवां महीने में श्रीनगर में दूसरी बार सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ काजीगुंड में तीसरी बार सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रवां भारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और फिलहाल 35 से 36 डिग्री जो दर्जा हरारत है वो बरकरार रहेगा और आने वाले दिनों में भी अभी कोई राहत का इम्कान नहीं है। हो सकता है कि 28 के बाद कोई राहत मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको आगाज करते हैं मौसम के मिजाज से, जहां जम्मू और श्रीनगर के अंदर मौसमियाती तब्दीली का असर साफ नजर आ रहा है और गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 4 दिनों तक मौसम का मिजाज तब्दील नहीं होगा और हीट वेव का असर बरकरार रह सकता है। जहां एक तरफ से हीट वेव का असर बरकरार रहेगा, वहीं पर माहिरीन मुआलिजीन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि डिहाइड्रेट बिल्कुल ना हो, यानी आपका पसीना जितना निकले उससे ज्यादा आप पानी पीने की भी कोशिश करें और हीट वेव से जितना बच सकते हैं उतना बचने की भी कोशिश करें। श्रीनगर, जैसे मेरे साथी ज़हूर ने आपको बताया कि श्रीनगर रवां महीने के दौरान दूसरी मरतबा इंतहाई गर्म दिन रहा और उसके साथ साथ काजीगुंड के अंदर रवां महीने के दौरान तीसरी मरतबा सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कोई भी रेड अलर्ट नहीं है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दर्जा हरारत जो है वो 35 से 37 डिग्री के दरमियान रह सकता है। इसलिए रेड अलर्ट वाली बात नहीं कर, 37 से ऊपर चला जाता है तो तब जाकर कहीं मरकजी महकमा मौसमियात या रियासती महकमा मौसमियात जो है वो अलर्ट फिर जारी कर सकता है। लेकिन रिलीफ जो है यानी राहत जो है वो 28 जुलाई के बाद नजर आ सकती है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान 28 जुलाई के बाद होगा, यानी 28 जुलाई तक मौसम का मिजाज जम्मू और श्रीनगर के अंदर बतदरीज इसी तरीके से रहेगा। जम्मू के कटरा के अंदर कम से कम दर्जा हरारत जो 31.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड पूरे एक दिन में कल किया गया था। बानिहाल के अंदर भी 31.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और जम्मू शहर के अंदर 32 से 33 डिग्री के दरमियान दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। श्रीनगर और जम्मू की सूरत हाल ये है कि मुसलसल गर्मी में शिद्दत आ रही है और शिद्दत की गर्मी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अबूर मरूर पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस बीच मशरूबात पीने के पानी का एहतिमाम, मुख्तलिफ सबीलें लगाई जा रही हैं लोगों की तरफ से, ठंडे मशरूबात दिए जा रहे हैं। ताहम स्कूल के अंदर जाने वाले तलबा और वालिदैन अपने अपने तरीके से अपनी बात भी रख रहे हैं। जहां लोअर प्राइमरी डिपार्टमेंट के अंदर छुट्टियों की मांग हो रही है, वहीं पर इंतजामिया का मानना है कि तमाम हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो इस तरीके का भी कोई फैसला लिया जा सकता है। ताहम फिलहाल न तो छुट्टी होगी न कुछ होगा, मामूल के मुताबिक स्कूल भी चलेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 28 के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, लेकिन फिलहाल इतलात ये है कि रेड अलर्ट बिल्कुल भी नहीं है और रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात ने यह साफ कर दिया है कि सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर होगी। 28 के बाद मगरिबी हवाओं का असर सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको दिखेगा और इसी तरीके का असर जो है वो यहाँ पर भी नजर आएगा। अब जब आप जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो पठानकोट से लेकर आप पंजाब तक जाएंगे तो मौसम का मिजाज आपको थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। बादल कहीं पर नजर आएंगे लेकिन तपिश, बादलों के बीच भी गर्मी की जो एहसास है वो आपको कासा नजर आएगा। दिल्ली आते आते मौसम का मिजाज पिछले 24 घंटों के दौरान बदल चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हुई हैं जिसकी वजह से दर्जे हरारत में थोड़ी सी राहत वहां पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल थी नॉर्थ की, जहां पर मौसम का मिजाज इस वक्त आग उगल रहा है और फिलहाल कश्मीर सूबे के लोगों के लिए
खबर यह कि 28 तारीख तक इंतजार और दुआओं के लिए हाथ उठाए, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। नदी नालों की सूरत हाल ये है कि बहाव बहुत कम हो गया है, बिजली की पैदावार कम हो गई है। ये तो अपनी जगह एक परेशानी है, लेकिन कुछ और भी परेशानियां इसके साथ है। थोड़ी देर में उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। चलिए जनाब, जहां पर मौसम का मिजाज हम आपको बता रहे हैं कि बहाव कम हो गया है और सतह आप जो है वो बहुत नीचे चली गई है, तो जरा इसके साथ साथ मुज़िर असरात जो है वो भी हो रहे हैं, और वो असरात क्या कुछ है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला अब जरा उस सन्नत के साथ करेंगे जो अभी छोटी सन्नत है लेकिन नजरें बहुत ज्यादा थी। और यह बताया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर माहीगिरी से वाबस्ता लोग जो है, जो फिश इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं, वो भी अब गोनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। और सोबा कश्मीर के अंदर मुसलसल हीट वेव की वजह से पानी के अंदर ये जो मछलियां आप चाहे वो डल के अंदर देख रहे थे, जहलिम के अंदर देख रहे थे, उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये जो कंप्लीटली राइज टेम्परेचर हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है और ऑक्सीजन लेवल मुसलसल पानी के अंदर कम हो रही है, तो ये मरी हुई मछलियां झील के तह पर, जहलिम के साइड पर और दीगर नदी नालों में अब आप साफ इनको आप देख सकते हैं और इजीली इनका एक्सेस आम लोग कर पा रहे हैं। यानी मांस बड़े पैमाने पर मछलियों का मरने का सिलसिला और खबरें और तस्वीरें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। सोबा कश्मीर के अंदर जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, आम लोग परेशान है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हैवानात पानी के अंदर रहते हैं और जिनके लिए पानी का बहाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेवल को वहाँ पर मेंटेन अल्लाह खुद कर रहा था, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब मछलियाँ तड़प तड़प कर मर रही हैं। तस्वीर आपके सामने है, सूरत हाल ये सोबा कश्मीर की है। याद रखिएगा, गुज़श्ता 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात से इस तरीके की इतलात और खबरें आई कि जनाब ये जो साइकिल हमारा है, ये जिस तरीके से तब्दील हो रहा है, उसका बुरा असर अब इन बेजुबानों पर भी पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने, सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान जरा अपडेट करें, ये जो हम बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर मौसमियाती तब्दीली और ये जो शदीद गर्मी की लहर हमारे सामने है, चलिए, एक तरफ से जहां गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं अब इसके मुज़िर असरात भी देखने को मिल रहे हैं और आबी हयात जो इससे ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में और खासकर शहर श्रीनगर में कई मछलियों की अमवात हुई। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। इरफान जरा ये अपडेट करें, ये जो हम खबर बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला है और बदलते मौसम के मिजाज की वजह से शदीद गर्मी बढ़ रही है, बहाव पानी का कम हुआ है, लेकिन एक मामला जो उभर कर सामने आ रहा है कि कश्मीर के अंदर जो रिवायती तौर पर मछलियाँ होती थी पानी के अंदर, चाहे वो डल के अंदर थी, चाहे वो जहलिम के अंदर थी या दीगर आबी पनाहगाहों के अंदर थी, वो सतह पर दिख रही है, मरी हुई दिख रही है। माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ रिसर्च अभी तक सामने आया? डॉक्टर साहब देखिए, फीवर, हीट वेव, राइजिंग टेम्परेचर के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक्वेटिक लाइफ कश्मीर का जो लेक्स और स्ट्रीम्स के हवाले से है, उस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एक्सपर्ट्स की तरफ से एक वार्निंग भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है ये डिसरप्ट करता है बैलेंस ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम को, क्योंकि अगर इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जब जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सारा डिसरप्शन पे चला गया है। और इसके साथ साथ अगर मैं फिशेस को लेकर बात करूं तो हाईली सेंसिटिव बताया जा रहा है, क्योंकि वाटर टेम्परेचर जो ही स्लाइट इंक्रीज हो जाता है, इसका इफेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइकिल्स पर पड़ता है। क्योंकि इन कंडीशंस पे अगर ऐसी स्ट्रीमलाइनिंग पे बात चलेगी तो ये मैं कह सकता हूं कि एक रिपल इफेक्ट होता है एंटायर इकोसिस्टम के लिए, जो कंटिन्यूअसली चलता है। साल 2012 की अगर मैं बात करूं, अगस्त के महीने में
कई सारी ऐसी फिशेस जो है वो मर गई निगीन लेक में क्योंकि उसमें लो ऑक्सीजन लेवल पाया गया था। इसी तरीके से 2017 अक्टूबर के माह में हजारों की तादाद में फिशेस जो है वो फाउंड पाई गई थी, मरी पाई गई थी झेलम रिवर में। वहां पर भी रीजन था कि उसमें ऑक्सीजन लेवल कम थी। इसमें अगर बात करूं मैं रिसेंटली रिसर्च जुलाई के माह में साल 2024 जो तोशकोल है बरबरशाह में, वहां पर भी हमने देखा कि एक डिप्लेशन और साथ साथ पोल्यूशन की वजह से जो है ऑक्सीजन लेवल जो है कम होगी, तो जिसकी वजह से वहां हमने देखा कई सारी फिशेस जो है वो मरी हुई पाई गई। स्टडी के हवाले से बात बताई जा रही है डल लेक को लेकर, क्योंकि वाटर क्वालिटी के साथ साथ डिग्रेडेशन जो मामला रहता है या कह सकते हैं कि पोल्यूशन का मामला रहता है, इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट और नाइट्रेट जब बढ़ जाता है ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एज वाटर टेम्परेचर राइजेस, यानी आजकल अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो फिशेस की इंक्रीज हो गई है और हायर वार्म वाटर्स जो है खासतौर पर ऑक्सीजन को लेकर उसी की वजह से जो है एक्वाटिक लाइफ डेडली में कन्वर्ट हो गई है। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो है टॉलरेबल टेम्परेचर रहता है जो फिश कंट्रोल कर पाती है, मगर इससे ज्यादा अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि तादाद खत्म हो जाती है, फिशेस मर जाती है। पॉल्यूशन की वजह से अगर मैं बात करूं या वीड जो खास तौर पे पानी में जो रहता है उसकी ग्रोथ अगर बढ़ जाती है वो भी इफेक्ट करता है फिश और एक्वाटिक लाइफ को। देखा जाए तो इस वक्त जितना भी हमने टेम्परेचर के हवाले से बात की तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वाटर के साथ है। और ट्राउट फिश के हवाले से अगर मैं बात करूं जिसका टेम्परेचर 10 से 15 के करीब रहता है, उससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। जिसी तरह से एक और फिश है जिसथॉक्स और कार्प, अगर देखा जाए तो आजकल हायर पोल्यूशन जितने भी मैनेजेबल लेवल्स तो हैं, क्या मैं ये मानूं इरफान, इस रिसर्च पेपर जो लगातार सामने आ रहा है ये सिर्फ मौसमियाती तब्दीली या गर्मी का असर नहीं है, और जिस तरीके से हम पोल्यूशन की ओर भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये तमाम नदी नाले आबी पनाहगाहें तबाह हो रही हैं, ये भी एक बुनियादी वजह है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मछलियाँ मर रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही सर, इसमें दोनों रीजन है, एक तो पॉल्यूशन है, दूसरा राइजिंग टेम्परेचर है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी देयर, सो दिस विल इंपैक्ट एंटायर इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल बता रहे थे कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से और पोल्यूशन लेवल बढ़ने की वजह से क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा ऑपरेशंस की करते हैं। ये तो था मौसम का मिजाज का हाल, अवाम तो परेशान है ही, लोग परेशान है ही, लेकिन वो जानवर जो बेजुबान जानवर है वो भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। लेकिन बात ज़रा सरहदों की करते हैं, और सरहदों के निगरानों की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है और ये बयान बता रहा है कि सूरत हाल किस तरीके से वहाँ पर बनी हुई है। और लोलाब के हवाले से हम आपको अपडेट करें, जहाँ पर मुसल्लह झड़प शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार इलाके को मुहासरे में लिया गया था। आज तीसरा दिन है, लोलाब के अंदर तलाशी ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के अंदर आपको याद होगा कि एक दरअंदाज के मारे जाने की भी खबर आई, ताहम उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पर दूसरी तरफ से इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हुआ था, जिसके बाद जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा, जिसको कल रात देर गए सरकारी एजाज के साथ वापस अपने शहर आज रवाना भी किया जाएगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर और फौज के सरबराहान वहां पर मौजूद रहे। लेकिन जब लोलाब की बात करते हैं तो ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की है, जहां लोलाब के आसपास के जंगल के इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 दरअंदाजों के या मुसल्लह अफराद के होने की इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद लोलाब और आसपास के इलाके का वसी ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें आज तीसरा दिन है। स्नैपर डॉग्स साथ साथ चॉपर्स से नजर रखी जा रही है, ड्रोन की खिदमत ली जा रही है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजीद सख्त किया जा रहा है इस पूरे इलाके के अंदर। इनस एंड आउट्स, यानी जो अंदर आने के रास्ते हैं या बाहर जाने के रास्ते हैं, तमाम रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है जंगल की ओर, और लगातार तीसरा दिन है जब यहाँ पर यह ऑपरेशन जारी है। वादी लोलाब तुरमखन का ये इलाका है जहाँ पे 23 जुलाई के सहपहर को पहली तलाशी कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद एनकाउंटर हुआ, जिसमें फिर दूसरे दिन एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर और फिर एक जो एनसीओ जवान है वो इसमें जख्मी हुआ था, ताहम फिर वो जख्मों की ताब मिलाकर दम तोड़ बैठा। कुल मिलाकर अभी तक एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, एक जवान भी जाँ बाक हुआ है, ताहम आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। सीधा कुफार आपको लिए चलेंगे, साहिल शमीम हमारे साथ है। शमीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा
तीसरा दिन है आज ऑपरेशन का, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त? जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो है 2 दिन ये ऑपरेशन चला है, लोलाब का ऑपरेशन, तो आज तीसरे रोज ये दाखिल हुआ है। हालांकि इसमें जो है एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर जो है वो कल ही आई थी। हालांकि इसमें जो है एक फौजी एहलकार भी जो है वो हलाक हुआ है। अगर हम बात करेंगे इस इलाके की, इस पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि कल शाम देर गए जो है फायरिंग के वाकयात जो है फिर से रोनमा हुए हैं, लेकिन रात भर जो है फिलहाल साइलेंट रहा है ये इलाका। और सुबह से ही जो है जो ही सुबह रोशनी आई तो दोबारा से जो है ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें जो है अभी तक पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। हालांकि इसमें बताया जाता है कि 3 से 4 मिलिटेंट और छुपे हुए हैं इस इलाके में। ये जंगल एरिया है, घने जंगलात का एरिया है और उनको ढूंढ निकालने के लिए जो है हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन की सर्विस भी जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करेंगे कि रात भर यानी कि 2 दिन कंटिन्यू ये ऑपरेशन चलाया, आज तीसरे रोज ये दाखिल हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कब ये ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो शमीम ये बताइएगा कि दिफाई और अस्करी ज़राया ये बता रहे थे कि शायद ये हालिया दिनों में एक दरअंदाजी हुई है और ये वो ही दरअंदाज है और यही वजह है कि ये नीचे की ओर ना आए, क्योंकि अगर ये एक बार नीचे आ गए तो फिर आगे ट्रैक करना इनको मुश्किल होगा। इसी वजह से ये जो स्पेसिफिक एरिया एक है इसको सील किया गया है, फिजा से भी नजर रखी जा रही है, पैरा ट्रूपर्स को लगा दिया गया है, स्नैपर डॉग्स को लाया गया है। तो ये एक कंप्रहेंसिव ऑपरेशन, क्या ये मालूम है एक वसी इलाके का जरूर है, लेकिन एक कंप्रहेंसिव ऑपरेशन है और पूरी मुसद्दिका खबर है कि वो इसी इलाके के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये भी इतला थी कि कल रात देर गए तक एक बार फिर जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया दिन में, तो रात होते हुए एक बार फिर फायर की आवाज सुनाई दी गई थी, जिसके बाद ये लग रहा एक बार फिर एस्टैब्लिश कांटेक्ट हो गया दोनों सिक्योरिटी एजेंसी और मिलिटेंटों के बीच। जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये काफी घने जंगलात का इलाका है। हालांकि इसके एक साइड में जो है बांडीपोरा है, दूसरे साइड में सोपोर का इलाका है। कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं ये बांडीपोरा से होकर ही आए हैं इस एरिया में। अगर हम बात करेंगे जिस तरह से दरअंदाजी की कोशिश को इससे पहले भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर में जो है नाकाम बनाया गया है। 2 बार वहां पर जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी, उसमें जो है 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। लेकिन ये बांडीपोरा जो है बांडीपोरा साइड से जो है बताया जाता है कि वहां से इन्फिल्ट्रेट करके जो है यहाँ पर पहुंचे हैं लोलाब वादी में। तो लेकिन ये जो टॉप है जहां पर ये इस वक्त फंसे हुए हैं, हालांकि ये बहुत ही घने जंगलात का इलाका है और हिली टॉप है, ऊपरी इलाका है और इसके नीचे जो है वहां पर एक बेस फौज का कैंप भी है। हालांकि पूरे इलाके को जो है ऑपरेशन से पहले 2 दिन जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, तब जाके जो है इनके साथ कांटेक्ट हुआ। अगर हम बात करेंगे कि इस इलाके में जो है अभी सिविलियन को भी इजाजत नहीं है, खासकर अगर हम गुजर बकरवालों की बात करेंगे, जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी गुजर बकरवाल यहाँ पर आए हैं। जितने भी गुजर बकरवाल लोग थे उनको जो है बाहर निकाला गया है, पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है। बड़े पैमाने शमीम, ये जो अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, तो क्या उसकी अभी तक शिनाख्त हो पाई है या उसकी जो डेड बॉडी है वो बरामद की गई है? जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि उसकी डेड बॉडी जो है अभी रिकवर नहीं की गई है, न कोई शिनाख्त हुई है। लेकिन ये बताया जाता है कि ये जो मिलिटेंट है ये फायरेन है, यानी कि नॉन लोकल है और ये तकरीबन 4 से 5 मिलिटेंट का ग्रुप जो है वो हो सकता है जो इस घने जंगलात में जो है छुपे हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुपवारा के घने जंगलात के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, आज तीसरा दिन है और ऑपरेशन के लिए मजीद इजाफी दस्ते जो है वो यहाँ पर भेज दिए गए हैं। फिजा से भी नजर रखी जा रही है और खुसूसी कुत्तों का जो दस्ता रहता है इन मामलात और इन ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए, उन्हें भी तैनात कर दिया गया है। फौजी ज़राया के मुताबिक एक जवान और एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन में अभी तक मारे गए हैं और अभी भी ये ऑपरेशन आज तीसरे दिन में चला गया है, लगातार जारी है। एक तरफ से ये चल रहा है, अब जरा अपने बॉर्डर पर भी चलते हैं। दूसरा बॉर्डर जो इंटर स्टेट बॉर्डर हमारा है, पंजाब के साथ लगने वाली सरहदें जो है वहां पर भी सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि पठानकोट के इलाकों के अंदर मुश्तबह अफराद की नकल हमल के बाद जहां पठानकोट के बेस और पठानकोट के आसपास के इलाके को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।
और आज यहां पर भी सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सर्च ऑपरेशन पठानकोट सेक्टर के आसपास के इलाके के अंदर काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि 7 मुश्तबा अफराद को इस इलाके के अंदर देखा गया था, जिसके बाद जो कंसर्न पुलिस है पंजाब की और आर्मी है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन भी जारी किया है, शुरू किया है और यह ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। इस बीच जिस खातून ने 7 अफराद के ग्रुप को देखा था, जिनसे पानी मांगा गया था, कुछ देर वहां पर आराम किया गया था, उनका पहला स्केच यानी पहला फोटो भी पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोहेल कासिम मीर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाई अलर्ट पर पूरा इलाका कर दिया गया है। इस बीच कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया, क्योंकि पठानकोट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कठुआ के साथ और कठुआ हमारा एंट्री पॉइंट है, इसलिए कठुआ के आसपास के इलाके के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पिछले महीने याद रखिएगा भी इसी तरीके से सस्पिशियस मोमेंट हुई थी कुछ गांवों के अंदर और यही लगाया जा रहा था कि इस बार इंतहा पसंद मिलिटेंट या दहशतगर्द जो है वो पंजाब का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं दरअंदाजी के लिए और पंजाब के रास्ते से जम्मू आकर आगे अपने ठिकानों तक जा रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि पठानकोट के साथ साथ कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। 7 मुश्तबा अफराद की नकल-अमल कल देखी गई थी। पुलिस के मुताबिक पहला फोटो जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अलर्ट पर इस वक्त दोनों स्टेट्स के पुलिस लगा दी गई है, स्पेशली पठानकोट का एयरबेस और कठुआ के साथ लगने वाली सरहद और जो इलाका जात है वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में भी जारी है। चलिए जनाब, यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा आपको बताते हैं कि तालीम के निज़ाम को चलाने के लिए क्या कुछ किया जाने का वादा किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है। एक डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी बात आपके सामने रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी खबर बताएंगे कि अब की बार बिजली की बिलें तो आप भरेंगे लेकिन फीस में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। और आगे चलते हुए फिर आपको बताएंगे कि ये जो जहर हमारे आसपास फैलाया जा रहा है ड्रग्स का, ये कितना संगीन है। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और जरा बात महकमा तालीम की करते हैं, महकमा स्टेट एजुकेशन की करते हैं, क्योंकि बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं। बजट एलोकेशंस की बात करें तो अच्छी खासी बजट भी हमारे पास है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल पर जब आप देखते हैं तो सूरत हाल कुछ और ही नज़र आती है। और ये कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं है, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है। आज एक खबर आपको बताएंगे, मौका मिला तो कल आपको एक स्कूल की कहानी भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हालात बने हैं स्कूलों के जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए लाया जाता है। और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का मोरल बहुत डाउन होता है और वो उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाता है जिस दौड़ में हम उसको देखना चाहते हैं। फिलहाल खबर जरा आपको बताते हैं साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले की। जनूबी कश्मीर में महकमा तालीम की खस्ता हाली आपको इस खबर से नजर आएगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मुकम्मल तौर पर शामिल है, तहस नहस है, क्योंकि 170 पोस्ट जिला कुलगाम के अंदर वैकेंट पड़े हैं। महकमा तालीम के 170 के करीब पोस्ट वैकेंट पड़े हैं। अब जब ये खाली असामियां पड़ी हैं 170, ये कौन है? इनमें सरबराह भी है, जिसे आप चीफ एजुकेशन अफसर कहते हैं, सीईओ कहते हैं। अब सीईओ नहीं होता था तो हमारे अभी एक सिस्टम के तहत डिप्टी सीईओ चलता है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट की हालात ये है कि डिप्टी सीईओ साहब भी नहीं है,
फिर हम आगे बढ़ते तो प्रिंसिपल्स और दीगर चीजें होती हैं, तो पता लगता है कि तकरीबन 16 प्रिंसिपल इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ही नहीं, वैकेंट है, खाली पड़े हैं। एजुकेशन सेक्टर जो जम्मू कश्मीर का है, सूरत हाल लगभग इसी तरीके की बनी है, लेकिन साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले की मैं बात बता रहा हूं, जहां पर हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर, 16 प्रिंसिपल समेत 170 पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, जिसकी वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है निजाम तालीम। एक पोस्ट जो हमने आपको बता दी कि सीईओ की, डिप्टी सीईओ की, 16 प्रिंसिपल्स की, 124 लेक्चरर्स की, 3 जडीओज की, 4 ZPOs की, 21 हेडमास्टर्स की। ये जनाब सूरत हाल है जिला कुलगाम की। सेमिनार, सिंपोजियम, मैराथन सब चीजें आप देखेंगे, लेकिन सूरत हाल यही है कि न मेरे पास सीईओ है, न डिप्टी सीईओ है, 16 प्रिंसिपल नहीं है, 124 लेक्चरर नहीं है, 3 ZDO नहीं है, 4 ZDPOs नहीं है, 21 हेडमास्टर्स एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर वैकेंट है। चीफ एजुकेशन अफसर साहब रिटायर हुए मई में रवा महीने के दौरान, और सीईओ अनंतनाग को असाइन किया गया एडिशनल चार्ज, वो कुलगाम देखिए। अब आप वो देखिए, वो अनंतनाग देखिए या कुलगाम देखिए, एडिशनल चार्ज वाला मामला ही बेड़ा गर्क कर देता है हर एक निजाम का, और ये हाल यहाँ पर भी है। जिला कुलगाम के अंदर 26 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं हमारे पास, सिर्फ 10 प्रिंसिपल हमारे पास है, 16 प्रिंसिपल हमारे पास हायर सेकेंडरी के अंदर नहीं है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा, बॉयज हाई स्कूल कोइमो, ये विदाउट हेड्स है। ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार में आपके सामने रख रहा हूं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार ये बातें बता रहा है कि जनाब अब हम इंटरनल एडजस्टमेंट के जरिए से काम चला रहे हैं, यानी हमने हायरिंग किया जी 58 एलोकेटेड क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स की, जो टेम्परेरी तौर पर टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे सेकेंडरी लेवल पर। सूरत हाल समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते जब आप देखेंगे तो जो मज़कूरा इमीडिएट अफसर डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनकी नोटिस में ये पूरा मामला ऑलरेडी है, और उनका मानना है कि जनाब बहुत जल्द ये मामला निपटाया जाएगा। अब तो ये डीसी साहब ने कहना ही है क्योंकि वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जब आप स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अवराक को खंगालते हैं, वहाँ के अफसरों के साथ बात करते हैं, तो पता लगता है कि कुलगाम तो कुलगाम, श्रीनगर समेत हसास इलाकों की सूरत हाल भी इसी तरीके की बनी हुई है। या तो सरप्लस स्टाफ कहीं पर है या कहीं पर स्टाफ नहीं है। आज ये मुख्तसर सा खाका जिला कुलगाम का मैंने आपके सामने रखा। कल मौका मिला तो आपको सोपोर लिए चलेंगे। एक इमारत आपको दिखाऊंगा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है। क्या वो इमारत तालीम हासिल करने के लिए है या वो एक तबेला है? ये मैं इसलिए ये बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पैसे तो आप सर्व कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, लेकिन वो सही सिमत में नहीं चल रहा है। सूरत हाल हमारी ये है। आज थोड़ी सी बात तालीम की मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा बात महकमा बिजली की भी करते हैं और आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KBDCL और JBDCL का मुश्तरका बयान सामने आया है और डिस्कॉम एजेंसीज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बिजली की निर्खों में अब इस साल इजाफा नहीं होगा। जी, ये बड़ी खबर और बड़ी राहत बिजली सार्फिन के लिए, क्योंकि KPDCL ने बयान जारी किया है और कहा कि जो 2024-2025 में बिजली फी जो है उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो सब्सिडी स्कीम है वो जारी रहेगी, जिससे लोग मुस्तफिद हो रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो KPDCL है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली बिल जिसे हम कहते हैं, उसमें जो रवां साल 2024 और 25 में कोई भी इजाफी बोझ लोगों पर नहीं डाला जाएगा, उसमें कोई भी जो इजाफा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो सब्सिडी वाली स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। इसमें यह भी कहा गया कि मुल्क में सबसे कम जो है बिजली फीस है वो जम्मू कश्मीर में लोगों से वसूल किया जा रहा है। और जब इसको खंगाला गया तो कहा गया कि गुज़िश्ता 6 बरसों में बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया। ताहम बिजली 6 साल के बाद जो है
6 साल के बाद 17% बिजली फीस में इजाफा हुआ, जो कि फिर अक्टूबर 2022 से लागू हुआ। ताहम उससे पहले 6 बरस तक बिजली फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। और अब राहत वाली खबर ये कि 2024-25 में भी बिजली जो बिल है या बिजली फीस है उसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जरा समझाइएगा कि एक तरफ से जहां लोग इस वाले से एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली बिलें उन्हें ज्यादा आ रही है, 1500 के करीब उन्हें बिजली फीस अदा करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महकमा कह रहा है कि 2024-25 में नरखों में कोई इजाफा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक बिजली के सार्फिन के लिए एक बड़ी राहत देते हुए जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मौजूदा माली साल यानी साल 2024-25 में बिजली के नरखों में किसी भी इजाफे को सब्सिडी की शक्ल में बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का ये फैसला JPDCL यानी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कश्मीर KPDCL जैसी तकसीमकार कंपनियों की बिजली की खरीदारी की बढ़ती हुई कीमत, महंगाई और दीगर अवामिल को पूरा करने के लिए है। PDD के मुताबिक बिजली की खरीदारी की लागत में इजाफा हो रहा है, जो कि कोयले की कीमतों में इजाफे की वजह से है। आम हालात में ये इजाफी अखराजात सार्फिन पर डाले जाते हैं, लेकिन हुकूमत के इस फैसले की वजह से इस साल के लिए बिजली की नरखों में कोई इजाफा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बिजली के मौजूदा नर्ख मुल्क के सबसे कम है। बयान के मुताबिक अक्टूबर 2022 में 6 साल के वक्फे के बाद बिजली के नरखों में तकरीबन 17% इजाफा किया गया था। माली साल 2023-24 में भी मीटर वाले सार्फिन के लिए 15% नरखों में इजाफा किया गया, लेकिन हुकूमत ने एनर्जी चार्जेस पर 15% बिजली ड्यूटी हटाकर सार्फिन के बिलों में कोई नेट इजाफा नहीं होने दिया। PDD इस्लाहात के तहत मुतअद्दिद इक़दाम कर रहा है ताकि बिजली की सप्लाई के मयार को बेहतर बनाया जा सके। इसमें स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शामिल है ताकि बिजली की जो खपत है इसके पैटर्न की बेहतर मॉनिटरिंग हो सके। जम्मू कश्मीर, जिसका मीटरिंग का फीसद 2019 में 50% था, अब स्मार्ट मीटरिंग के निफाज में मुल्क की टॉप 7 रियासतों में शामिल है और 6 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स नस्ब हो चुके हैं। तहम कश्मीर में बगैर मीटर वाले सार्फिन के साथ चैलेंजेस बरकरार हैं। इन नुकसानात को पूरा करने के लिए डिस्कॉम बिजली की हकीकी इस्तेमाल और मुंसलिक बोझ की बुनियाद पर कैलिब्रेटेड लोड रैशनलाइजेशन कर रहे हैं और बिजली की फराहमी को कोड के ज़वाबित की पाबंदी करें ताकि बढ़ते हुए बिलों को रोका जा सके। इन दीगर इस्लाहात में ज़री फीडर की 100% अलाइदगी, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम HVDS, गुंजान इलाकों में AB केबल और जदीद SCADA और RTDS सिस्टम शामिल है। इन इकदाम के साथ और RDSS के तहत अगले 2 सालों में 5,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ जम्मू कश्मीर का मकसद तमाम सार्फिन के लिए 24/7 बिला तातुल और सस्ती बिजली की फराहमी करना है। यानी कि हुकूमत ने बिजली की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अगले 2 सालों में 5,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। इससे मकसद 24 घंटे बिला तातुल और सस्ती बिजली की फराहमी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से मंसूबा फ़िलहाल बनाया गया। तो थोड़ी सी राहत आप लोगों के लिए ज़रूर है कि बिजली की नरखों में इजाफा नहीं होगा, यानी फ़ीस में इजाफा नहीं होगा, लेकिन जो सेट क्राइटेरिया किया गया उसी हिसाब से फ़िलहाल बिजली भी आपने बढ़नी होगी। अब ज़रा आते हैं उस मामले की ओर जिसको मैं मान रहा हूँ कि ये बुनियादी मामला है, अहम मामला है और आपका और मेरा मामला है, रियासत का मामला है, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है, क्योंकि बात नौजवानों की हो रही है। अगर सिर्फ नौजवान मर्दों की होती तो शायद इसमें इतनी ग्रेविटी नहीं बनती। इसमें नौजवान ख़वातीन भी है, मेरी माएँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। आज मैं इस अल्फाज को इसलिए जोड़ रहा हूँ छोटे बच्चों का, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से मुसलसल जो 3 दिन से हमारे साथ जो माहिरीन बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो ये बता रहे हैं कि हम जो 18 वाला ग्रुप ले रहे हैं जनाब, इसको और ज़्यादा नीचे लाइए, इसको 10 साल से आप ज्वाइन कीजिए। यानी 10 साल बच्चे से लेकर 80 साल बुजुर्ग तक इस दलदल में फंसा है
और ये दलदल है मंशियात का, ड्रग्स का। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर 5वें पायदान पर तो है ही, लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। हर घर, हर शहर, हर नुक्कड़, हर गली, हर चौराहे में अब धड़ल्ले से आपको ये तस्वीरें भी दिख रही हैं और ये खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन फिर भी हमारी ज़ुबान खामोश है, फिर भी हम बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और फिर भी हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे पड़ोस में हो रहा है। ये सारी कहानियां जो है ये बाहर हो रही है, लेकिन जिस बहाव के साथ ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो हमारा घर भी इससे दूर नहीं रहेगा। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे बच्चे इससे दूर नहीं रह सकते हैं अगर आज के आज इस पर काबू नहीं किया गया। कुछ तस्वीरें आपके साथ, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद सीधे अपने माहिरीन के पास भी चलेंगे जो हमको बताएंगे कि आखिर आगे करना क्या है। कल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो ख़बर सामने आई कि जनाब ये जो मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें हैं जो नशे में इस्तेमाल की जाती है, इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है कि हम इंजेक्शन के ज़रिए से इसको यूज़ करते हैं और ये इंजेक्शन एक दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे को भी इस्तेमाल करता है। और ये जो ये यूज़ एक निडल हो रही है, इससे ख़तरनाक बीमारियां फूट पड़ रही है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी और न जाने क्या क्या बीमारियां इससे फैल रही है, जिसकी वजह से ये एक और वबाई बीमारी हमारे ऊपर आ रही है। और अगर आज इस पर गुफ्तगू नहीं की गई तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कुछ डिटेल्स आपके साथ और सीधे अपने माहिरीन के पास। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़े तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां तक हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, लगातार आपके सामने आंकड़े रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मंशियात का जो आदी है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नई नस्ल मंशियात के धंधे में गिरफ्तार हुई है और मंशियात को रोकने के लिए अभी तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे ड्रग एडिक्शन सेंटर या पुलिस या जो दीगर इंतज़ामिया या समाजी कारकुन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नाकाम नजर आ रहे हैं। 13 लाख नौजवान हैं जो कौम का मुस्तकबिल है, आबादी का 8% जम्मू कश्मीर का, वो इस दलदल में फंस चुका है। फिर 59% की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। ये सोचिएगा, इस पर गौर फिक्र कीजिएगा कि 20 से 30 साल के दरमियान ये जो उम्र है, जो आगे जाके कौम का मुस्तकबिल चलाती है, कौम को चलाती है, वो इस दलदल में फंस चुकी है। और हर 10 अफराद में एक मंशियात का आदी है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की कि कहाँ हम आ पहुँचे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस पर बात करनी चाहिए थी दीगर जिम्मेदारों को भी, वो कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रही है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सबको पता है कि हो क्या रहा है, लेकिन सब खामोश है और ये खामोशी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है और इस पर गुफ्तगू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ डॉक्टर यासिर रातर साहब हैं, इंचार्ज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर SMHS अस्पताल, यानी जो हमारा मरकज़ी अस्पताल है, जहाँ पर ख़बरों के मुताबिक हर दिन 2-3 आया करते थे, 2-3 से 10-15 तक हो गए और अब 100, 150, 200 तक भी बीमार हर दिन आते हैं। इम्हास को भी ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अदीमुल फुर्सत आप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई दिनों से हम एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि ये जो दलदल है, ये उड़ता जम्मू कश्मीर जो बन चुका है, हम इसे हम कैसे निजात दिलाएं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें मैंने काम करना है, हमारे नाजरीन को काम करना है। चूँकि आप वहाँ पर खड़े हैं जो डायरेक्टली उस आदमी के साथ डील कर रहा है जो नशा ले रहा है, आप उनके साथ डील कर रहे हैं जो उनके वालिदैन हैं। किस तरीके की सिचुएशन है, अगर मैं मानूँ श्रीनगर शहर के उस अस्पताल की जिसे हम SMHS अस्पताल कहते हैं, जो मरकज़ी अस्पताल है, और मेरी इतलात के मुताबिक अब वो शायद कोई दिन नहीं है जिस दिन आप भी 50 से 60 लोगों को नहीं देखते हैं जो किसी न किसी तरीके से ड्रग्स में फंसे हैं, या तो निकलने की कोशिश करते हैं या आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि अब बचाएं उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। जैसे आपने इशफाक साहब सही फरमाया कि ये एक जो मंशियात की प्रॉब्लम है, एक मेजर चैलेंज बनी है हमारी सोसाइटी में। एक मैं तो एज ए डॉक्टर इसको पब्लिक हेल्थ
इशू की तरफ देखता हूँ जी। तो इसके लेकिन ऑफशूट्स हैं, सोशल इश्यूज हैं या बाकी ऑफशूट्स हैं इसके, क्राइम का भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके साथ रिलेटेड हो जाती है। तो क्रिमिनल आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं इसके साथ ही लिंक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो ओपीडी यहाँ पे एडिक्शन सेंटर है, जैसे एसएमएचएस में आपने कहा कि ये कुछ साल पहले की बात करें, 5-6 साल पहले की बात करें, तो इतने ज्यादा केसेस हम नहीं देखते थे। राउंड अबाउट 15 to 20 केसेस देखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसकी एक स्काई रॉकेटिंग होगी कि जो हम पेशेंट्स यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं वो लगभग 150 से 200 पेशेंट्स देखते हैं, और इसमें हर दिन 10-15 नए केसेस होते हैं। और मतलब अलार्मिंग चीज ये है, जैसे आपने पहले कहा कि एक हार्डकोर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ही खतरनाक मंशियात मानी जाती है ड्रग्स में, और उसमें भी ये जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत हाई रिस्क बिहेवियर है, जिसका आपने पहले बात की कि इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके फिर बहुत ही खतरनाक नताइज होते हैं कि उसमें आपने सुना ही होगा कि हम हर दिन सुनते हैं कहीं ना कहीं डेथ्स हो रही है, यंग डेथ्स हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि सारे नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स रिलेटेड टू वो ओवरडोज होते हैं, और वो इसी इंजेक्शन का एक इंजेक्शन ही एक रीजन होता है उसका, एक ओवरडोज डेथ्स का। तो और ये जैसे आपने कहा कि यंग माइंड्स, हमारे यूथ इन्वॉल्व है, जो कि जो नॉर्मली जिनको हम, ये ऐसी पॉपुलेशन आपकी सोसाइटी की जो बहुत ही प्रोडक्टिव होने चाहिए, बहुत ही हेल्दी होने चाहिए, बट बदकिस्मती से ये आपकी पॉपुलेशन इस दलदल में फंसे हैं, और उसकी वजह से इनमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और ये अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर यासिर साहब, चूंकि आप इन मरीजों को देखते हैं, जो जिस तरह से आप बता रहे थे कि करीबन 150 की करीब मरीज जो है वो रोजाना आते हैं जिनका इलाज होता है, तो क्या इनकी सूरत हाल होती है, किस तरह से ये इनको ये मंशात की लत लग जाती है, और फिर इसके असरात क्या पड़ते हैं इनके फैमिली या इन पर? देखिए, शुरू बेसिकली अगर देखा जाए ये गलती से ही शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इनसे पूछेंगे क्यों शुरू किया, ये आपको बोलेंगे जस्ट सर क्यूरियोसिटी थी, मैं देखना चाहता था ये क्या चीज़ है, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, या मेरा दोस्त ले रहा था, मेरा फ्रेंड ले रहा था, उसने मुझे प्रेशर किया, या जिसको हम प्रियर प्रेशर कहते हैं, उसने बोला ले लो यार, आज ले लो, एक बार ले लो तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा। लेकिन ये जो एक बार लेने का जो, अगर ये एक बार लेते हैं ये, फिर ये साइकिल फिर चलता जाता है और ये फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। या मोस्टली हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो ऐसे घर से आते हैं कि जहाँ पे फैमिली इश्यूज होते हैं, जहाँ पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है या पेरेंटल सुपरविजन नहीं होता, न्यूक्लियर फैमिली से, जैसे माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं तो घर पे कोई नजर गुजर रखने के लिए नहीं होता, या माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक प्यार, मतलब पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन इमोशनल जो इमोशनल नीड्स होते हैं बच्चे की वो फुलफिल नहीं होती है। यहाँ बच्चों में हम देख रहे हैं आजकल स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस, या बहुत सारे बच्चे कोप नहीं कर पाते ऐसे स्ट्रेस को, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो ये कुछ वजूहात होते हैं जिनकी वजह से ये लेते हैं, लेकिन शुरू ये करते हैं मतलब जस्ट टू हैव अ फन और जस्ट कोप, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो हैबिट है ये एक इलनेस की तरफ इनको ले जाती है, एक बीमारी बन जाती है, ये इनके दिमाग को लिटरली हाईजैक करती है, और ये फिर ऐसी बीमारी बन जाती है कि ये रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि इनमें फिर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे मैं जानना चाहूंगा। अब कुछ वालिदैन हमारे ऐसे भी हैं चूंकि एंटायर जम्मू कश्मीर में इस ट्रांसमिशन को देखा जाता है, जिन्हें शायद उतनी ज़्यादा इल्मियत नहीं है कि क्या उसका बेटा ड्रग्स ले रहा है नहीं ले रहा है, और अभी इनिशियल स्टेज में है। वालिदैन को क्या प्रिकॉशंस घर में लेनी पड़ेंगी, और कैसे उनको ये भनक लगे कि बच्चा जी अपनी राह से हट गया है, कहीं और चल रहा है, ताकि फर्स्ट फेज में ही उसको कूप अप किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आज। बिल्कुल, जितना अर्ली इंटरवेंशन हो उतना बेहतर है।
क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स जिनकी हम बात करें, साइंस एंड सिम्टम्स दिखाते हैं ऐसे बच्चे जो इजीली माँ बाप पिक कर सकते हैं। जैसे कि इन बच्चों में बिहेवियरल चेंज आ जाती हैं, ये बहुत ही गुस्से वाले हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। इनका जो सेल्फ केयर है, कपड़ा पहनना, वो रेगुलर वो सेल्फ केयर खत्म हो जाता है। उनके बदन से बहुत बदबू आती है, इनके मुंह से बहुत बदबू आती है, या ये बहुत लेट आ जाते हैं घर। इनका घर आना, जैसे नॉर्मली बच्चा एक घर आता है तो वो फैमिली के साथ बैठेगा, लेकिन ऐसा बच्चा आमतौर आप देखोगे अलग थलग बैठेगा, अपने कमरे में ही बैठेगा, या वॉशरूम में टाइम देगा ज्यादा, या ऐसे बच्चों का फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। या ऐसे बच्चों में आप देखोगे जिस्मानी चेंज आती हैं, जैसे उनकी आंखें सुर्ख दिखेंगी आपको, या उनकी बाजू पे आपको कुछ इंजेक्शन मार्क्स दिखेंगे, कट मार्क्स दिखेंगे, या उनकी जो फिजिकल हेल्थ है बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाते हैं। उनकी जो आप देखोगे कि बात करने में भी लड़खड़ाहट या स्लरिंग जिसको हम कहते हैं वो हो जाती, या वो बहुत पैसा डिमांड करेंगे आपको, या उनके जो गैजेट्स हैं, पैसा पहले तो पॉकेट मनी वो अपना खर्च करें या पैसा डिमांड करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो घर के गैजेट्स हैं या अपने मोबाइल लैपटॉप वो भेज देते हैं। या स्कूल से शिकायत आएंगी आपको कि ये चीज पढ़ाई में बहुत कमजोर हो रहा है, पढ़ाई नहीं करता है, एकेडमिक, जिसको हम एकेडमिक डिक्लाइन कहते हैं, या बंक करता है स्कूल, रेगुलर अटेंडेंस नहीं रहती, क्लास में बहुत खोया होता है। या अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो सारी सिम्टम्स। अब जरा मैं एक और मुद्दे की ओर आना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इनको डील करते हैं। ये जो हम बता रहे हैं कि अब ये जी ड्रग्स तो अपनी जगह है, तबाही मचा रहा है, वालिदैन इसके साथ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में ये हमारी आबादी इस वक्त है, और शायद गवर्नमेंट लेवल पर जो होना चाहिए था अभी तक भी नहीं है। लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी क्या नाम सामने आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये मोहल्लिक मर्ज अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, कल हमारे साथ एक मौलवी साहब थे, वो कह रहे थे जनाब HIV के केसेस के बढ़ने की भी बेसिक वजह यही है, ये ड्रग्स वाला मामला जो है, यही वजह है कि अब ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को लिटरली कंटामिनेट हो जाते हैं दूसरी बीमारियों से। जैसे कि इंजेक्शन यूज करते हैं, वो ग्रुप में करते हैं इंजेक्शन यूज, तो वही सिरिंज एक पेशेंट करेगा, वही सिरिंज उसका दूसरा दोस्त करेगा, तो उसकी वजह से उनमें जो अगर कोई इन्फेक्शन हो किसी बंदे में, जैसे हेपेटाइटिस सी हो, तो वो फैलने का खतरा रहता है, या हेपेटाइटिस बी, या कोई हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमने फॉर्चुनेटली अभी तक हमने HIV के केसेस बहुत कम देखे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता गया खुदा न खास्ता, तो फिर ये एक टिकिंग बॉम्ब है जहाँ पे ऐसे इन्फेक्शंस आ सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा उन इन्फेक्शंस की बहुत ही ज्यादा एपिडेमिक हो सकती है। लेकिन अभी जो हमें देख रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस सी का एपिडेमिक हो रहा है ऐसे पॉपुलेशन में, ड्रग यूजर्स में, एक जिसको हम कहते हैं एपिडेमिक विद इन एन एपिडेमिक है इस टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा, चूँकि आपके पास बड़ा एक अच्छा रिसर्च है, इम्हास को आप कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और आपके पेपर्स मैंने खुद भी पढ़े हैं। ये किस हद तक ये माने कि जो मेरी एजेंसियां हैं, आइदर स्टेट एजेंसियां, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, या स्टेट का जो कानून है, उसमें उतनी पकड़ नहीं है, और ना ही वो इतने सेंसिटिव है इस इशू के और पर। अगर इतने होते तो ये लाखों की तादाद में आज मेरे पास नौजवान नहीं होते। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मेरे पास हर दिन 150 से 200 पेशेंट आते हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। डैट मीन्स ये अलार्मिंग सिचुएशन, और कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ईजिली है हर जगह ड्रग्स की। अगर आपके पास पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब हो गया कि ड्रग्स कि अब उतनी इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें अभी क्यों ट्रीटमेंट के लिए क्यों आए, अगर उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब अभी उतनी मुझे इजीली मिलती नहीं है, मुझे अभी नशा नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे तोड़ पड़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इलाज करने आऊँ। तो एक सिल्वर लाइनिंग भी है अगर आपके पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का बहुत अभी जो हम देख रहे हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन तो पेशेंट से ही आती है जी जी, कि
बहुत सख्त हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रिगार्डिंग ये ड्रग्स की पेडलिंग पे। तो बहुत सारे स्टर्न एक्शंस लिए जा रहे हैं ड्रग पेडलिंग पे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो ड्रग पेडलर्स हैं बहुत डरे हुए हैं और उतनी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है और उतनी अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी नहीं है इस टाइम ड्रग्स की, जो कि एक दो साल पहले हुआ करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला बड़ा ख़तरनाक है, हमारे आसपास जो सूरत हाल है वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दी, लेकिन मुसलसल जो 3-4 दिनों से हम आपको रिसर्च बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, वो आपको इस बात की ओर इशारा दे रही है कि किस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। कल हमने 2 बातें आपको बताई थी फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी वो लोग जो ये ड्रग्स लेते हैं किस तरीके से सूरत हाल थी, क्या कुछ उनका हुआ था और क्या कुछ आगे उनका मंसूबा था किस तरीके से, लेकिन वो बाद में छोड़ दी गए, उन्होंने छोड़ने का सही की और कहीं ना कहीं वो आज कामयाबी होंगे। कुछ मज़ीद बातें इस पर होंगी, कल हम कुछ साउंड बाइट्स भी आपको और सुनाएंगे उन लोगों की जो ये ड्रग्स लेते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और जो इस दलदल में फंसे हैं वो कैसे इससे बाहर आना चाहते हैं, कल वो भी आपको बताएंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबर, तज्जिया और तबसरा जारी रहेगा। ब्रेक से पहले जरा वो बाइट सुनाइएगा।